हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 14 का एग्जाम्पल नंबर 31 सॉल्व करने जा रहे हैं और ये एग्जाम्पल इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप which is 10 meter above the water level observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and the height of the hill. ठीक है, तो अब ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास ये हिल है, हिल को हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, हिल के हाइट को केवल रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक, और ये समुद्र है। ठीक है, और इस समुद्र में कहीं एक शिप है, तो मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे एक शिप है। ठीक है, अब क्या है कि शिप के डेक पे एक आदमी खड़ा है, एक ऑब्जर्वर खड़ा है। तो डेक क्या होता है? शिप का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम डेक बोलते हैं, और उस डेक का वाटर लेवल से हाइट दिया गया है 10 मीटर। ठीक है, दिया है 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। तो ये मेरा वाटर लेवल है और वाटर लेवल से 10 मीटर की ऊंचाई पे डेक है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो है डेक का ऊंचाई है, हाइट है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे कोई एक ऑब्जर्वर है जो हिल के टॉप पे देख रहा है। ठीक है ना, इसको और थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो हिल के टॉप पे देख रहा है, तो हिल के टॉप पे देखेगा तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा? लाइन ऑफ साइट ये होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि वाटर लेवल के पैरेलल होगा। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन इस केस में कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। अब आगे क्वेश्चन है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री। ठीक है ना, तो बेस ऑफ हिल क्या होगा? बेस ऑफ हिल ये सबसे नीचे वाला पार्ट होगा। ठीक है, ये टॉप है और ये मेरा बेस है। क्लियर है? तो ये जो आदमी है इस बेस को भी देख रहा है, तो उस केस में क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो पहले हम लाइन ऑफ साइट बनाते हैं, तो लाइन ऑफ साइट ये कुछ होगा। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनेगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री है। क्लियर है यहां तक? अब आगे हमसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। क्लियर है? तो हमको ये बताना है कि डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप, यानी कि हिल का डिस्टेंस शिप से कितना होगा, और क्या पूछा है मेरे से? हाइट ऑफ द हिल, हिल का हाइट भी पूछा है। अब कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसको हम इसमें ज्वाइन कर देते हैं यहां तक। अब हिल को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉइंट ए, ये बी, इसको सी से, ये डी हो गया और ये ई हो गया। ठीक है ना, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ए बी के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए अब कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। तो हमको यहाँ पे दो चीज फाइंड करना है, बीसी का लेंथ फाइंड करना है और ए बी फाइंड करना है। बीसी क्या बता रहा है? बीसी बता रहा है डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, यानी कि हिल का डिस्टेंस शिप से कितना होगा वो बता रहा है, और ए बी क्या होगा? हाइट ऑफ द हिल होगा। क्लियर है? अब कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत ध्यान से देखेंगे। और क्या चीज गिवन है? तो यहां पे हाइट दिया गया है इस डेक का जो कि 10 मीटर है। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख देंगे लेट ए बी बी द हिल एंड CD be the deck of the ship। ठीक है, चलो अब यहां पे हमको क्या मालूम है? CD मालूम है। और यहां पे एक और बात, CD जो होगा B के इक्वल होगा। तो CD अगर 10 मीटर है तो B भी कितना होगा? 10 मीटर होगा। ठीक है, चलो और यहां पे हिल का हाइट पूछा है जो कि ए बी का हाइट, मतलब ए बी का लेंथ पूछा है। तो हिल के हाइट को हम h मीटर मान लेते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं कि जो हिल का हाइट है वो h है। ये पूरा जो है हम इसको h मान रहे हैं और हमको लास्टली h फाइंड करना होगा। तो अगर पूरा हिल का हाइट h मीटर है और इतना हाइट दिया है 10 मीटर, तो ये ए बी का हाइट कितना हो जाएगा? सॉरी, ए का हाइट क्या हो जाएगा? तो ए का हाइट हो जाएगा h माइनस 10। ठीक है ना, ध्यान समझेंगे। पूरा ए बी का लेंथ कितना है? h, बी का लेंथ कितना है? 10। तो ए का लेंथ क्या होगा? ए बी माइनस बी होगा। तो ए बी पूरा h था, माइनस बी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? h माइनस 10 हो जाएगा। क्लियर है? चलो तो सॉल्व करते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे जो चीज गिवन है, सी डी कितना है? सी डी इक्वल टू बी ई, ये दोनों 10 मीटर के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद
ए बी को हम h माने हैं, लिख देंगे यहाँ पे लेट द हाइट ऑफ द हिल बी h मीटर, ठीक है ना। हिल के हाइट को हम h मीटर मान रहे हैं, तो यहां से ए बी कितना आ जाएगा, ए बी h मीटर के बराबर हो जाएगा एंड ए कितना हो जाएगा h-10, ठीक है। इतना चीज हमको मालूम चल गया। अब हमको BC फाइंड करना है और AB फाइंड करना है, यानी कि H फाइंड करना है। क्लियर है। अब कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पे हम चाहें तो शिप और हिल के बीच के डिस्टेंस को x मीटर मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ के डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, ठीक है। चलो, यानी कि हमको x फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड हिल बी x मीटर, ठीक है। x मान लेते हैं, तो वहां से हमको BC क्या मिल जाएगा, BC हो जाएगा x मीटर, ठीक है ना। चलो, तो यानी कि हमको h और x दो चीज फाइंड करना है, x का वैल्यू और h का वैल्यू। कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को ले रहे हैं, ट्रायंगल DCB को, ठीक है ना। यहां से हमको BC आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये लेंथ हमको मालूम है, ये साइड का लेंथ मालूम है, तो ये आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है। अब कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। तो यहां पे हम ये ट्रायंगल लेते हैं, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल DCB, ठीक है। अब इसमें थीटा की तरह कौन बिहेव कर रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे DE और BC दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना। तो ये 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये थीटा हो गया। अब थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और बेस फाइंड करना है, यानी कि tan का यूज करना होगा। तो यहाँ पे यूज करेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CD है और बेस BC है। क्लियर है। तो यहाँ से tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। CD 10 मीटर है और यहाँ पे BC को x लेट किए हैं, तो यहाँ से x आसानी से निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 10√3 मीटर, ठीक है। तो एक चीज मालूम चल गया हमको, क्या चीज, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप मालूम चल गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप वो कितना होगा, 10√3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे √3 का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, या चाहें तो √3 का वैल्यू 1.732 रख के सॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर है। चलो, तो एक पार्ट तो मालूम चल गया। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द हिल, यानी कि h का वैल्यू फाइंड करना है। तो इतना पहले पॉज करके नोट कर लो। अब हमको हाइट ऑफ हिल निकालना है, तो उसके लिए कौन सा ट्राइंगल लेना होगा, तो उसके लिए ट्राइंगल हमको AED लेना होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमको BC का लेंथ मालूम चल गया जो कि 10√3 है, तो BC जो होगा वो ED की इक्वल होगा, या फिर बोल सकते हैं ED जो होगा BC की इक्वल होगा। तो अगर BC 10√3 है तो ED भी क्या होगा, 10√3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि सिंस ED इज इक्वल टू BC, देयरफॉर ED का भी लेंथ कितना होगा, 10√3। क्लियर है यहाँ तक। चलो, अब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल AED, ठीक है। इसमें भी ध्यान से देखेंगे कौन सा टी रेशियो यूज करना होगा। तो बेस गिवन है और परपेंडिकुलर में, मतलब जो भी एच हमको फाइंड करना है वो परपेंडिकुलर ही है। क्लियर है। तो यानी कि यहाँ भी tan यूज करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AE और बेस ED है, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है इज इक्वल टू AE क्या है, h-10, तो AE की जगह पे h-10 लिख दिए, डिवाइड बाई ED कितना है, 10√3। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10√3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इंटू √3 का स्क्वायर जो कि 3 हो जाएगा, तो हम 10 इंटू डायरेक्ट 3 लिख रहे हैं। क्लियर है। इज इक्वल टू h-10। अब हमको केवल h फाइंड करना है, तो इस 10 को इधर भेजेंगे तो ये 30 हो गया, ये इधर आएगा तो +10 इज इक्वल टू h, यानी कि यहाँ से h कितना आ गया, 40 मीटर। क्लियर है। और h क्या था, हाइट ऑफ द हिल था।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में देयरफॉर हाइट ऑफ द हिल वो कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। तो आसान क्वेश्चन था, इसमें पहले फिगर, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में पहले फिगर बनाना होता है। ठीक है ना, अगर हम फिगर सही से बना लेते हैं तो उसके बाद सॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन पार्ट उतना हार्ड नहीं होता है, आसान होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे टी रेशियोज का यूज़ करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक और बात, सारे टी रेशियोज के अलग अलग एंगल्स के लिए वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, अगर वैल्यू याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन बनने में दिक्कत होगा। क्लियर है, तो ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2006 और 10 में पूछ चुका है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।